यह आदमी एक निर्दयी सफेद आंखों वाला भेड़िया है। बूढ़े आदमी ने दया करके उसकी जान बचाई, लेकिन वह उसकी पत्नी पर ही मोहित हो गया। ये औरत कपड़े धो रही थी और तभी उसने अपना हैवानियत भरा रूप दिखा दिया। कुछ ही पल में वह औरत उसके आकर्षण में फंस गई और अपना होश खो बैठी। इस आदमी का नाम लाओ कुई है, जो एक बेहद दुष्ट और काले दिल वाला व्यापारी है। उस दिन वह अकेले पहाड़ी रास्ते पर अपनी कार चला रहा था। अचानक ऐसा लगा कि उसकी कार किसी चीज से टकरा गई। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो वहां एक आदमी था। अचानक उसके मन में घबराहट और चक्कर जैसा एहसास होने लगा, लेकिन जब वह कार से उतरकर देखने गया तो उसने राहत की सांस ली। वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक खुरदुरा पुआल का पुतला था। उसने इस बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया। वह फिर से कार चलाने लगा। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि उसके पीछे की जगह में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। तभी कुछ ही मीटर आगे एक बाज अचानक विंडशील्ड की ओर झपटा। लाओ कुई ने घबराकर स्टीयरिंग घुमा दिया। कार तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गई और सीधे पहाड़ से नीचे जा गिरी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अजनबी के बिस्तर पर लेटा हुआ पाया। मैं चोंगशुगो में हूँ। वहां जाते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। उसने इससे पहले कभी चोंगशुगो का नाम तक नहीं सुना था। उसने तुरंत मदद मांगने के लिए अपना मोबाइल निकाला, लेकिन मोबाइल पहले ही गिरकर टूट चुका था और बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उस किसान के घर में ठीक से बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी। लाओ कोई जल्दी से जल्दी शहर लौटना चाहता था, लेकिन उसका पेट जोर जोर से भूख से गुड़गुड़ा रहा था। खाना खाने के बाद वह और इंतजार नहीं कर सका। वह तुरंत शहर लौटने के लिए निकल पड़ा। उसकी सुरक्षा के लिए लाओ झांग ने कहा कि वह उसे रास्ता दिखा देगा। तुम ऊपर तक जा सकते हो, पता नहीं तुम पहाड़ ठीक से पार कर पाओगे या नहीं। क्यों ना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ। इतना कहकर लाओ झांग मुड़कर चला गया। लाओ कोई अकेले ही आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके सामने तो सिर्फ एक वीरान पहाड़ था। चलने लायक भी कोई रास्ता नहीं था। लाओ कोई को सब कुछ और भी अजीब लगने लगा। उसे लगा था कि वह आसानी से पहाड़ से बाहर निकल जाएगा, लेकिन फिर भी एक हादसा हो गया। वह पूरी तरह रास्ता भटक गया। दोपहर की तेज धूप ने उसे चक्कर आने पर मजबूर कर दिया। उसका पैर फिसला और वह ढलान से लुढ़कते हुए एक बड़े पानी के गड्ढे में जा गिरा। उसकी दाहिनी टांग वहीं टूट गई। उसने पूरी कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन गड्ढे की दीवारें इतनी फिसलन भरी थीं कि वह ऊपर नहीं चढ़ सका। वह पूरी तरह बेबस हो गया। वह सिर्फ सूरज को धीरे धीरे पहाड़ के पीछे डूबते हुए देखता रह गया। दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर था। रात की ठंडी हवा ने उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद एक तेज रोशनी ने उसे जगा दिया। बचाइए! लाओ झांग की बेटी उसे अपने घर ले आई। यानशी ने बड़ी सावधानी से उसके घावों की देखभाल की, लेकिन लाओ कुई की नजरें बार बार उसी पर टिक रही थीं। वह अपनी लालच भरी नजरों को छिपा नहीं पा रहा था। आधी रात को परिवार की बेटी श्याओ मेई चुपके से उसके कमरे में आई। वह मुस्कुराते हुए उसे दूसरे कमरे में ले गई। फिर उसने दराज से एक मेजपोश निकाला। असल में लाओ झांग उससे झूठ बोल रहा था। वहां एक टेलीफोन था। लाओ कुई ने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन पुलिस ने कहा कि ऐसी कोई जगह उनके रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। फिर भी श्याओ मेई का धन्यवाद करने के लिए लाओ कुई ने उसे इनाम के तौर पर कुछ पैसे दिए। उसके बाद दोनों वापस अपने अपने काम में लग गए। श्याओ मेई का सपना था कि वह किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी करे। वैसे तुम क्या क्या कर सकती हो? मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मैं हर काम में अच्छी हूँ। श्याओ मेई की खूबसूरती और उसकी भावुक बातें पूरी तरह लाओ कुई के दिल में उतर गईं। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूमने ही वाला था कि तभी लाओ झांग की खांसी की आवाज आ गई। एक ही पल में दोनों के बीच का माहौल टूट गया। अगले दिन यानशी आंगन में कपड़े धो रही थी। लाओ कोई जानबूझकर अपनी शर्ट उतारकर उसके पास गया और उससे छेड़छाड़ करने लगा। यह दृश्य लाओ झांग के बेटे शियानशु ने देख लिया। रात को लाओ कोई एक बुरे सपने से जाग गया। वह यानशी की खिड़की के पास गया। संयोग से उसने यानशी को नहाते हुए देख लिया। यह दृश्य देखकर उसकी इच्छाएं पूरी तरह बेकाबू हो गईं। बाद में जब भी वह यानशी को देखता, उसके दिमाग में वही दृश्य घूमने लगता। तुम बहुत सुंदर हो। मैं गांव में रहकर तो मेरी जिंदगी बेकार जा रही है। क्या तुम देवदोकजू का एक प्याला लोगी? लाओ कोई ने बारबेक्यू और शराब पीने का प्रस्ताव रखा। मेज पर बारबेक्यू था, गले में शराब उतर रही थी। दोनों के बीच का माहौल तेजी से रोमांटिक होता गया। उसने हाथ बढ़ाकर यानशी को छूना चाहा। यानशी ने विरोध नहीं किया, बल्कि खुद उसका साथ देने लगी। सब कुछ बहुत स्वाभाविक लग रहा था। वहीं दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन दुर्भाग्य से यह भयानक दृश्य एक बार फिर शियानशु ने देख लिया। लाओ कोई डर के मारे कांप उठा, लेकिन शियानशु ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। यह सुनकर लाओ कोई ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल शियानशु ने उससे एक मुहर मांगी। उसने चुपके से यह भी कहा कि लाओ झांग पागल है। तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे फोन क्यों नहीं करने दिया? और वह मुझे उस रास्ते पर क्यों भेज रहा था जहां कोई रास्ता ही नहीं था? यह बात सुनकर लाओ कुई की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि इस परिवार में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। उस दिन लाओ कोई चुपके से पहाड़ पर चढ़ गया ताकि वहां से भागने की तैयारी कर सके, लेकिन ज्यादा दूर नहीं गया था कि लाओ झांग ने उसे देख लिया। मजबूर होकर उसने ऐसे दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वापस घर लौट आया। रात के समय लाओ कुई ने देखा कि पूरा परिवार किसी चीज की पूजा कर रहा था, लेकिन पहली नजर में वहां सिर्फ एक दीवार दिखाई दे रही थी।
माहौल इतना रहस्यमय था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब इस समय लाओ कुई को केवल एक ही इंसान पर भरोसा था और वह थी श्याओमई। श्याओमई ने कहा कि वह उसे यहां से भागने में मदद कर सकती है, लेकिन उसे भी अपने साथ ले जाना होगा। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए लाओ कुई ने अपनी उंगली की अंगूठी उतारकर श्याओमई को निशानी के रूप में दे दी। पास में एक स्कूल है, आज रात यहां से भाग जाना। अगर स्कूल पहुंच जाओ तो सीधे नर्स के कमरे में जाना, वहां एक चौकीदार हमेशा रहता है। चौकीदार, अगर तुमने कोई गलती की है तो सच सच बता देना। लाओ कुई ने पूछा कि आखिर इस जगह पर कौन सा राज छिपा हुआ है। यह सुनते ही श्याओमई अचानक रोने लगी। फिर उसने लाओ कुई को गले लगा लिया। उसी समय दोनों एक बार फिर एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन इस बार भी यह दृश्य उस युवक ने देख लिया। वह गुस्से से चिल्लाया, तूने मुझे क्या खिलाया था हरामजादे, तू सचमुच बहुत बड़ा कमीना है। वह गुस्से में डंडा उठाकर लाओ कुई को बेरहमी से पीटने लगा। तब तक मारता रहा जब तक लाओ कुई बेहोश नहीं हो गया। जब लाओ कुई की आंख खुली तो उसने खुद को कमरे में बंद पाया। उसने अपने हाथ में एक दरांती पकड़ ली। अब वह किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार था। अगली सुबह बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। लाओ कुई को लगा कि वह आदमी उसे मारने आया है। उसने तुरंत दरांती उठाई और पूरी ताकत से वार कर दिया। उसे पता ही नहीं चला कि सामने कौन था। किसी और को मत मारो। लाओ कुई घबरा गया और जल्दी से दरांती बाहर खींच ली। घाव से तेजी से खून बहने लगा। यानशी वहीं उसकी आंखों के सामने दम तोड़ गई। जब शियान शो ने अपनी मां को मरते देखा तो वह पूरी तरह पागल हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और सीधे लाओ कुई पर हमला कर दिया। लाओ कुई किसी तरह लुढ़क कर वहां से भाग निकला, लेकिन वह घायल था, ज्यादा दूर नहीं भाग पाया। शियान शू ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। कुल्हाड़ी उसके सिर पर गिरने ही वाली थी कि लाओ कुई ने सड़क किनारे पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। किसी तरह वह वहां से बचकर निकल गया। वह नदी के किनारे पहुंचा और अपने चेहरे से खून धोने लगा। तभी उसके पीछे किसी के आने की आहट सुनाई दी। श्याओमई हाथ में एक खंजर लिए खड़ी थी। अब उसे लाओ कुई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन श्याओमई एक कमजोर लड़की थी। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। आखिरकार श्याओमई के पेट में गहरा घाव लगा और वह नदी किनारे ही मर गई। सिर्फ एक ही दिन में लाओ कुई उस 4 लोगों के परिवार में से 2 लोगों की जान ले चुका था। उसके अंदर अपराध बोध और डर इतना बढ़ गया कि वह लगभग अपना होश खो बैठा। इसी दौरान रास्ते में उसकी मुलाकात फिर से लाओ झांग से हुई। लाओ झांग इस बार अपने हाथ में एक बड़ी आरी लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक आरी पेड़ में फंस गई। लाओ कुई ने मौका देखकर उस पर हमला कर दिया और आखिरकार लाओ झांग को भी मार डाला। अब वह उस 4 लोगों के परिवार में से 3 लोगों की हत्या कर चुका था। लाओ कुई अपनी पूरी ताकत लगाकर उस स्कूल तक पहुंचा जिसके बारे में श्याओमई ने बताया था। वह सीधे बाथरूम के पास बने उस कमरे में गया जहां उसे चौकीदार मिलने की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह दंग रह गया। वह स्कूल तो कई सालों से पूरी तरह उजड़ा हुआ और वीरान पड़ा था। वहां कोई चौकीदार नहीं था। उसी समय बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। लाओ कोई ने घबराकर जमीन पर पड़ा टूटा हुआ कांच उठा लिया और धीरे धीरे बाहर झांका। उसने देखा कि सामने शियानशू खड़ा था। डर के मारे लाओ कोई मेज के नीचे छिप गया, लेकिन शियानशू ने उसे ढूंढ लिया। अब उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह खिड़की तोड़कर बाहर कूद गया। भागते भागते अचानक उसकी नजर अपनी कार पर पड़ी। कार बिल्कुल सही सलामत वहीं खड़ी थी। उसने तुरंत डिक्की खोली और उसमें रखा बेसबॉल बैट निकाल लिया। अब उसके हाथ में हथियार था, इसलिए उसका हौसला भी बढ़ गया। वह फिर से स्कूल के अंदर लौट आया। दोनों के बीच एक बार फिर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। बेसबॉल बैट लंबा होने की वजह से लाओ कुई को फायदा मिल रहा था। एक गलती का फायदा उठाकर उसने शियानशू को जोरदार वार करके जमीन पर गिरा दिया। अब लाओ कोई बेसबॉल बैट उठाकर शियानशू का हमेशा के लिए काम तमाम करने ही वाला था कि तभी उसके सामने खून से लथपथ एक आकृति दिखाई दी। वह लाओ झांग था। उसके हाथ में अभी भी इलेक्ट्रिक आरी थी। लाओ कोई डर के मारे पीछे मुड़ा तो उसने देखा यानशी भी पूरे शरीर पर खून लिए खड़ी थी। वे तो मर चुके थे, फिर वे दोबारा जिंदा कैसे हो गए? लाओ कोई डर कर भागा और एक क्लासरूम के अंदर घुस गया, लेकिन वहां पहले से ही श्याओमई खड़ी थी। वह भी सिर से पैर तक खून से लथपथ थी। श्याओमई की नफरत और बदले से भरी आंखों को देखते ही लाओकुई के दिमाग में अतीत की अनगिनत यादें बिजली की तरह कौंधने लगी। उसे याद आया कि वह इस परिवार को पहले से जानता था। बहुत पहले उसने श्याओमई की सुंदरता का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती की थी। इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण श्याओमई ने बाथटब में आत्महत्या कर ली थी। उसने लालच में लाओ झांग की जमीन भी हड़प ली थी। लाओ झांग उसके सामने घुटनों के बल बैठकर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन लाओ कुई का दिल बिल्कुल नहीं पसीजा। एक दिन उसकी कार से टकराकर शियानशू गंभीर रूप से घायल हो गया था। शियानशू उससे बार बार एम्बुलेंस बुलाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लाओ कुई ने यह सोचकर कि वह उससे पैसे ऐंठना चाहता है, उसकी मदद नहीं की और वहां से चला गया। आखिरकार शियानशू की ज्यादा खून बह जाने के कारण मौत हो गई। इतना ही नहीं, उसने यानशी की सुंदरता देखकर उसे नशीली दवा भी पिला दी थी। असल में
इस पूरे परिवार की मौत का असली जिम्मेदार वही था और अब यह पूरा परिवार भूत बनकर उससे अपना बदला लेने वापस आ चुका था। लाओ कोई पहली बार सचमुच डर गया। वह घुटनों के बल बैठ गया और रो रो कर रहम की भीख मांगने लगा। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे छोड़ दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब वह जोर जोर से रो रहा था तभी अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। तुम सब कितने बेवकूफ हो। अगले ही पल लाओ कोई अचानक अपनी कार के अंदर जाग गया। आसमान पूरी तरह साफ था और सुबह हो चुकी थी। वह कांपते हुए कार से बाहर निकला। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसे लगा कि जो कुछ उसने देखा वह सिर्फ एक भयानक सपना था, लेकिन वह तथाकथित सपना दरअसल मौत से पहले मिलने वाली आखिरी चेतावनी था। हर अच्छे और बुरे कर्म का एक तय अंजाम होता है। तुम सोच सकते हो कि तुम अपने पापों से बच जाओगे, उन्हें भूल जाओगे या उन्हें कुचल दोगे, लेकिन एक दिन वही पाप सबसे क्रूर तरीके से तुम्हारे सामने लौटकर खड़े होंगे। को यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।